So hello everyone, my name is Amit Raj and today we are going to study class in SST. So let's see what we are going to study in this lecture. तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जो आज का हम लोग का टॉपिक है उसका क्या नाम है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि द रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या है और नेशनल फीलिंग का मतलब क्या है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रोमांटिक इमेजिनेशन। देखिए रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों को नेशनल फीलिंग का मतलब समझाता हूँ। देखिए नेशनल फीलिंग का मतलब क्या आप लोग समझ भी गए होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे। नेशनल फीलिंग का मतलब देखिए देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना की क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल फीलिंग बोल देते हैं। देखिए ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेशनल फीलिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये समझते हैं कि रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये जैसे कि अगर देखिए मान लीजिए हमको देशभक्ति की भावना पैदा करनी है, मान लिया आप लोग में समझा रहे थे दिनों से, और मान लीजिए हमको देशभक्ति की भावना पैदा करनी है, उसके लिए हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। देखिए क्या हुआ कि जो देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए वहां के लोग ने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे तरीकों से क्या क्या किया गया कि देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया गया और देशभक्ति की भावना वहां पे आई, ठीक है ना। तो रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब यही है कि रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये है कि किसी भी तरह की देशभक्ति को भावना, किसी भी तरह की देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए जो चीजें वहां पे की गई थी यूरोप में, उसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देखिए बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको अच्छे समझिएगा, क्योंकि देखिए कभी क्वेश्चन बहुत घुमा के आ जाता है। तो इसको आप लोग अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्या होगा कि अगर मान लिया ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे मैं वो भी बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूँ, देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। तो आइए हम समझते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू। देखिए जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वो किन चीजों से नहीं आया है। यहाँ पे देखिए आवाज देखिए समझिए आप लोग समझ के, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वो ना ही वॉर से आया है और ना ही टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आया है। देखिए यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देखिए जो नेशनलिज्म की भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, वो सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आई है। जो देशभक्ति की भावना है वो वॉर से, जो लड़ाइयों से, युद्ध से नहीं आई है, और ना ही टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, ना साम्राज्य की वृद्धि से आई है, ना साम्राज्य की बढ़ोतरी से आई है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि पहले के जो यूरोप में क्या होता है, राजा सिस्टम रहता था। तो क्या हुआ कि देखिए जो राजा हुआ करते थे बहुत सारे युद्ध लड़ा करते थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़ते थे और उससे अपना साम्राज्य बढ़ाते थे। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो नेशनलिज्म है वो वॉर्स और जो युद्ध से, वॉर से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है। देखिए रोमांटिसिज्म आप लोग याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के अंदर इज्म लग जाता है, इस्म लग जाता है, उसका मतलब वो एक थिंकिंग और एक आइडियोलॉजी बन जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी भी किसी वर्ड से अगर इज्म लग जाता है तो एक तरह की थिंकिंग और एक तरह की आइडियोलॉजी बन जाती है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। देखिए एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट और एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन या एक तरह मूवमेंट कह सकते हैं कि एक ऐसा सांस्कृतिक मूवमेंट और एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिससे कि क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइप का क्या होगी, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप हो, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, एक नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हो, उसी क्या बोल देंगे हम लोग, रोमांटिसिज्म बोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा यही बात लिखी हुई है कि कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिससे क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइप की नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप हो, उसी क्या बोल देंगे हम लोग, रोमांटिसिज्म बोल देंगे, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि आगे क्या दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। यहाँ पे देखिए एक नाम लिखा हुआ है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, एक तरह के रोमांटिक आर्टिस्ट है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इन्होंने एक बुक लिखी, दास वॉल्क, एक तरह के राइटर भी थे ये। तो उन्होंने क्या लिखी थी, एक दास वॉल्क बुक लिखी थी। उसका देखिए जो बुक है उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई थी कि किस तरह से रोमांटिसिज्म फैला और किस तरह से रोमांटिसिज्म को बढ़ावा दिया गया। इनकी बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ, द पीपुल और कॉमन पीपल। देखिए जो दास वॉल्क है, वो दास वॉल्क का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा जो बुक लिखी गई थी दास वॉल्क, किसके द्वारा लिखी गई थी, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर के द्वारा। तो क्या हुआ कि जो बुक है उसका उस नाम का मतलब क्या है, द पीपुल और कॉमन पीपुल। देखिए लोग और कुछ सामान्य लोग, दोनों एक ही मीनिंग है कि जो दास वॉल्क बुक उसका क्या नाम था, द पीपुल और कॉमन पीपुल। उसका मतलब जो दास वॉल्क बुक थी उस बुक का क्या नाम था, द पीपुल और कॉमन पीपुल, ठीक है ना। तो ये लोग समझते हैं कि एक पोलैंड की, मैं आप लोगों को एक पोलैंड थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ कि पोलैंड 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि वो पार्टीशन हुआ, उसका पोलैंड का पार्टीशन हुआ, मतलब कि वो पार्टीशन
होने का मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पोलैंड अलग हो गया। आप लोग बताना कि पोलैंड कैसे अलग हुआ, पोलैंड कहाँ से अलग, मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आप लोग उसको ध्यान देखिएगा, फिर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो पोलैंड है वो कैसे अलग हुआ, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पोलैंड जो था ना कि वो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, अलग हो गया। उसके बाद जो कि देखिए उसके होने का क्या कारण था, क्योंकि देखिए जो प्रोसिया, ऑस्ट्रिया और रसिया थी, उनके कारण क्या हुआ कि जो यूरोपियन पावर्स, जो ग्रेट पावर थी, उनके कारण क्या हुआ कि पोलैंड पार्टीशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए पोलैंड में भी क्या हुआ कि वहां पर देखिए वहां पे कोई किसी भी तरह की नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं थी। क्या हुआ कि वहां पर नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने के लिए क्या हुआ कि वहां पर फोक सॉन्ग्स, फोक म्यूजिक और कॉमन म्यूजिक और बहुत सारे चीजें अपनाई गई, जिससे क्या हुआ कि पोलैंड में नेशनल फीलिंग डेवलप की जा सके, ठीक है ना। आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। देखिए कोराल, देखिए हम लिखा हुआ कोराल कार्पुंस्की फोक डांसेस एंड ओपेरा म्यूजिक। देखिए ये सारी चीजें क्या है, एक तरह के डांस फॉर्म से, एक तरह की देखिए जो रोमांटिसिज्म है उसको डेवलप करने के लिए फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस और फोक टेल्स, बहुत सारी चीजें अपनाई गई। देखिए कि लोक कथाएं, लोक नृत्य और लोक गायन को अपनाया गया था, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें अपनाई गई थी, क्या रोमांटिसिज्म के लिए बहुत सारी चीजें अपनाई गई थी। करोल कोम्बल्सकी एक तरह के फॉर्म डांस था, फोक डांसेस था और ओपेरा म्यूजिक को भी अपनाया गया था, जिससे क्या हुआ कि रोमांटिसिज्म की फीलिंग लोगों में डेवलप हुई, ठीक है ना। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए मान लीजिए कि कोई एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो क्या हुआ किसी की, मान लीजिए कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसको मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। देखिए कि मान लीजिए कि देखिए वो गाना सुनता होगा, मान लीजिए रेडियो सुनता हो या किसी भी चीज सुनता हो, या कुछ मतलब कि या कुछ अपने कानों सुनता हो, जैसे मान लीजिए कोई कहानियां सुनता हो, उससे भी क्या करते थे कि देखिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो फोक टेल्स था, जो लोक नृत्य था, लोक गायन था और लोक डांस था, जो फोक डांस था, क्या हुआ कि उससे लोगों को बहुत ही प्रेरित करने में मदद मिली। जो लोग थे वहां के यूरोप के, तो उसको जो लोगों को, जो वहां पे जो यूरोप के लोग थे, क्या हुआ कि उनको प्रेरित करने के लिए, उनको देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए फोक डांस, फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स का तरीका अपनाया गया, जिससे कि लोगों को प्रेरित करने का सौभाग्य हो और उससे लोग क्या हो, प्रेरित हो जाएं, ठीक है ना। ये बात थी यहाँ पे। आइए लोग समझते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। देखिए क्या हुआ कि जब पोलैंड में क्या हुआ कि जब रसिया ने कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ कि 1831 में क्या हुआ, देखिए कि यहाँ पे रेबल अगेंस्ट रशियन। देखिए 1831 में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग रेबल हो गए रसिया के अगेंस्ट। तो 1831 में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग रसिया के अगेंस्ट रेबल हो गए और बहुत सारी आंदोलन करने लगे। तो क्या हुआ कि देखिए जो पोलैंड के क्लर्जी लोग थे, वो क्या हुआ कि जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको लोग बोलते थे, क्योंकि देखिए जब रसिया ऑक्यूपेशन हुआ ना, तो क्या हुआ कि जो रसिया के लोग थे, जो रसिया के एम्पायर थे, जो रसिया के लोग थे, जो रसिया का लीडर था, तो क्या हुआ कि पोलैंड पे ये कर दिया कि कहीं भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, हर जगह रसियन बोला जाएगा। रसियन लैंग्वेज क्या किया, एक तरह से थोपा गया वहां, ठीक है ना। तो रसियन लैंग्वेज को एक तरह थोपा गया, हर जगह कहा गया कि हर जगह रसियन लैंग्वेज चलनी चाहिए, कहीं भी कोई पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा। तो क्या हुआ कि जो वहां के पोलैंड के क्लर्जी लोग थे, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज बोलना शुरू किया और उसको एक तरह से हथियार के रूप में, एक तरह से वेपन के रूप में इस्तेमाल किया, और किसके अगेंस्ट, रसियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। देखिए उसको लिखा हुआ लैंग्वेज यूज्ड फॉर चर्च, जो कि पॉलिश लैंग्वेज थी, वो क्या हुआ कि हर जगह बोली जाने लगी, क्योंकि लोगों को रसियन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट क्या करना था, अपोज करना था। तो क्या हुआ कि हर जगह पॉलिश लैंग्वेज बोली जाने लगी, चर्च में भी बोली जाने लगी। जो चर्च की प्रीचिंग थी, जो चर्च में लोग भाषण देते थे, जो चर्च में लोग प्रीचिंग करते थे, उसमें क्या लोग बोलने लगे, उसमें भी लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलने लगे, ठीक है ना। उसके में लिखा हुआ प्रीस्ट एंड बिशप्स पुट इनटू जेल एंड सेंट टू साइबेरिया। देखिए क्या हुआ कि जब लोग रसियन लैंग्वेज को अपोज करने लगे, रसियन ऑक्यूपेशन को अपोज करने लगे, तो क्या हुआ कि बहुत सारे प्रीस्ट, बहुत सारे महात्मा और फादर क्या हुए चर्च के, उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया और उनको साइबेरिया भेज दिया गया। देखिए इन सारी चीजों को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज में क्या थी कि जो रोमांटिसिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, वो किस तरह से डेवलप हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको क्या बताया कि जो रोमांटिसिज्म की फीलिंग थी वो कैसे डेवलप हुई, फोक सॉन्ग से, फोक म्यूजिक से, फोक डांस से, क्या हुआ कि रोमांटिसिज्म की एक फीलिंग डेवलप की गई, ठीक है ना। तो आप लोग, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो आशा है कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों को अगर सारी चीज समझ में आ गई तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको बुक से रीड करिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।